हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर सेशन टुडे। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनेल। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल है जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेन टॉपिक में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितने भी मेरे पुराने लेक्चर्स थे जहाँ पे हमने सेल बायोलॉजी के बारे में पढ़ा स्टार्ट किया था, यानी कि इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट किया था, उसमें मैंने इंडिविजुअली कुछ इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस किए थे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। तो इसको मैंने कंपेयर किया था न्यूक्लियस के साथ। हमने एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी भी पढ़ रखी है, जिसमें हमने कहा था कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में कुछ तो ऐसी स्पेशल बात है जो उन्हें बाकी ऑर्गेनेल से अलग बनाती है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। दोनों में डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और दोनों में ही अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। आई होप ये बेसिक बातें आपको पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एग्जैक्टली क्या है। बचपन से लेकर आज तक आप सेल ऑर्गेनेल जब भी ड्रॉ करते होंगे, यानी कोई सेल स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ किया होगा, प्लांट सेल, एनिमल सेल, वहाँ पे आपने माइटोकॉन्ड्रिया को ज़रूर ड्रॉ किया होगा, ओके। और आपने एक उसका निकनेम भी पढ़ा होगा बचपन से, या लर्न कर लिया होगा कि पावर हाउस ऑफ द सेल। व्हाट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया? इट्स अ पावर हाउस ऑफ द सेल। ये हमारे मुंह में, हर एक स्टूडेंट के मुंह में ये रहता है, ठीक है। तो एग्जैक्ट माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा ऑर्गेनेल है जो एनर्जी जनरेशन का काम करता है सेल में। हम कहेंगे एनर्जी जनरेशन, और वो एनर्जी जनरेशन किस फॉर्म में होता है? एटीपी। मेरे लेक्चर हो गए हैं क्रेब साइकिल के, ठीक है। तो वहाँ आप देख सकते हैं क्रेब साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में चल रहा है, जिसे हम टीसीए साइकिल भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में चल रहा है। वो सब चीज़ें आप देख सकते हैं और रिलेट कर सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के वो मेजर फंक्शंस में से एक है। सो एनर्जी जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ऐसा काम माइटोकॉन्ड्रिया करती है। ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात हो गई, इसलिए हम उसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। यानी कि हमारे भी घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसका कहीं कोई पावर हाउस या जनरेशन पॉइंट रहता है ना, इसलिए उसके साथ उसको कंपेयर किया गया है कि सेल को एनर्जी देने का काम कौन कर रही है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए हम उसे कह रहे हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ये तो हो गई बेसिक सी बातें। अब आते हैं डिटेलिंग में। अगर आपको कोई पूछ ले कि माइटोकॉन्ड्रिया को एक्सप्लेन करो ज़रा एक सेंटेंस में, तो आपको कहना है कि इट्स अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। इट्स अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, और हम कहेंगे ऑर्गेनेल फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, है ना। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और ऑलमोस्ट सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में या सेल्स में ये पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। फिर हम बोलेंगे पावर हाउस ऑफ द सेल है, हमें पता है, निकनेम है उसका, एटीपी जनरेशन का काम करता है, इसलिए पावर हाउस। ये बात तो हमने डिस्कस कर ली। अब आया कहाँ से? ओरिजिन। ये भी एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी वाले लेक्चर में हमने बात की थी। ओरिजिन कहाँ से हुआ है? इसका ओरिजिन हुआ है एंडोसिम्बायोसिस से। एंडोसिम्बायोसिस से। जिसने भी वो लेक्चर नहीं देखा प्लीज़ देख लीजिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट कहाँ से आए, ठीक है। एक प्रोबेबल थ्योरी है एंडोसिम्बायोसिस। एंडोसिम्बायोसिस से ये आए। कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक बैक्टीरिया का पूरा कैरेक्टर दिखाता है, ठीक है, और ये अपना डीएनए खुद कंटेन करता है। जैसे कि हर एक बैक्टीरिया में अपना डीएनए होता है, बाकी ऑर्गेनल्स में आपको उनका डीएनए नहीं मिलेगा। यानी कि न्यूक्लियस का तो सेल का अपना डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए, क्लोरोप्लास्ट का अपना डीएनए। तो हमने डिस्कस किया था कि ये कहीं से आए हैं, ठीक है। इनका ओरिजिन कैसा हुआ है? ये पहले से यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं थे, ये बाद में आए हैं। अच्छा, और क्या यूनिक बातें हम कर सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में? कौन से और यूनिक पॉइंट्स हम डिस्कस कर सकते हैं? इसका जो डीएनए है सर्कुलर डीएनए है, जैसे कि बैक्टीरियाज में रहता है, सिमिलर टू बैक्टीरिया, है ना। और ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट भी करते हैं, ये किसी के भरोसे नहीं रहते रेप्लिकेशन प्रोसेस के लिए। इनको अपना अपना रेप्लिकेशन करना आता है, यानी कि ये एक अलग एंटिटी थे, ऐसा तो हम समझ सकते हैं। उसके बाद हम कहेंगे कि इनका
अपना माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आपस में फ्यूज़ भी हो सकते हैं और डिवाइड भी हो सकते हैं, यानी कि अपना नंबर इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, डिक्रीज़ भी करते हैं, डिपेंड ऑन द सेल कैसा कंडीशन में है वैसा। ठीक है, हर एक सेल में मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहते हैं। फिर हम कह सकते हैं तो एक सेल में हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं, ऐसा देखा गया है। डिपेंडिंग अपॉन द नीड, वो सेल कितना एनर्जी जनरेशन में काम कर रहा है उस बेसिस पे उस सेल में उतना माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा या बनेगा। नहीं चाहिए तो फ्यूज़ हो जाएंगे आपस में। अब ये तो हमने इंट्रोडक्शन की बात कर ली माइटोकॉन्ड्रिया की। अब बात करते हैं उसके स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, देखते हैं स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो सबसे पहले हमें बात क्या करनी चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया को हम एक स्ट्रक्चर वाइज, आपको स्क्रीन पे एक डायग्राम दिख रहा है, वहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन ध्यान से देखिए, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ध्यान से देखिए, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस देखिए, है ना, क्रिस्टे कहाँ है, मैट्रिक्स कहाँ है, इन सब चीज़ों को देखिए, न्यूक्लियस कहाँ है, यानी कि उसका डीएनए कहाँ है, न्यूक्लियस तो हम नहीं बोलेंगे, सर्कुलर डीएनए स्ट्रक्चर कहाँ है, ये सब आप इस डायग्राम में आराम से धीरे से पॉज करके देख सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर जो है वो क्या कहना चाहता है वो हमें समझ में आएगा। सो आउटर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी फिर से हमने पढ़ रखा है। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो एक यूकैरियोटिक सेल के जैसा ही है, इनर मेम्ब्रेन जो है वो उसका खुद का है, बैक्टीरियल सेल जैसा है, ये हमने पढ़ा था डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में से। सो आउटर मेम्ब्रेन में हम बोलेंगे फॉस्फोलिपिड से मिलके बना हुआ, ठीक है, और ऐसा सर्फ टेक्सचर अगर हम देखें तो स्मूथ कहा जाता है, मतलब रफ या फिर ऐसा कुछ उबड़ खाबड़ नहीं है, ठीक है। और उसमें कुछ प्रोटीन्स बने हुए हैं जिसको हम कहते हैं पोरीन प्रोटीन्स, जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स, बिगर मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है ना, उस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आने जाने के लिए पोरीन प्रोटीन्स अलाउ करते हैं। उसके बाद हम कहेंगे आउटर मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या हुआ, क्या काम है, फिर एक्ट्स एज अ बैरियर, बैरियर यानी कि एक बाउंड्री वॉल के जैसे काम करता है और एक गेटवे के जैसे भी काम करता है ना, आना जाना भी अलाउ कर रहा है ना मॉलिक्यूल्स का। सो इसके लिए हम इसको कहेंगे कि इट एक्ट्स एज अ बैरियर एज वेल एज अ गेटवे टू पास आयंस वेरियस मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे इनर मेम्ब्रेन्स की, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो इनर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें, सो इनर मेम्ब्रेन कैसा है, उसमें क्रिस्टे प्रेजेंट है, जैसे कि आपने डायग्राम में थोड़ी देर पहले देखा कि क्रिस्टे इज़ देयर, जिसकी वजह से क्रिस्टे प्रेजेंट है। और हम कहेंगे कि इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्डेड है, बहुत ज़्यादा फोल्डेड है, जिस फोल्डेड स्ट्रक्चर को ही हम क्रिस्टे कह रहे हैं, ताकि वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलती है वो बहुत ज़्यादा एटीपी जनरेशन के लिए उसको ज़्यादा स्पेस मिले। अब इसका लॉजिक समझाती हूँ। किसी भी चीज़ को आप पूरा का पूरा रख देते हैं, आपकी एक ट्रॉली है, वहाँ पे आपको आपके कपड़े डालने हैं, उसको हम लोग प्रॉपरली फोल्ड करके अगर रखते हैं तो हमें उसी ट्रॉली में हम ज़्यादा कपड़े रख सकते हैं। लेकिन अगर हमें उसे ऐसे ही फैला के रख दिया तो मे बी हम कम कपड़े उस ट्रॉली में डाल सकें, है ना। मान लीजिए बेडशीट्स हैं, ब्लैंकेट्स हैं, उनको हम फोल्ड करके रखते तो वो कम जगह लेती है। उसी तरह क्रिस्टे जो है यहाँ पे फोल्डेड स्ट्रक्चर में आपको जिगजैग स्ट्रक्चर दिखेगा, जैसे कि मैं ड्रॉ करके बताती हूँ आपको। ये आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है। क्रिस्टे का स्ट्रक्चर अगर आपने कभी ड्रॉ किया है छोटे क्लासेस में, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए तो कहा ही जाता है। सो ये इस तरह से फोल्डेड स्ट्रक्चर है। ये फोल्डेड क्यों हुआ, ताकि ज़्यादा सरफेस एरिया मिल सके, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया कम होगा और इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, क्योंकि वो फोल्डेड है, उसको अगर आप स्ट्रेच करोगे तो वो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इस लॉजिक के लिए क्रिस्टे जो है वो हमेशा फोल्डेड रहती है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। अब इसका फंक्शन क्या है, एटीपी जनरेशन। एटीपी जनरेशन के लिए ये काम में आता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो चलता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में अगर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल में वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके, अब फंक्शन तो हमने देख लिया। अब बात करेंगे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की। किसको कहते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, जो कि ये वाला स्पेस है, ये वाला स्पेस है।
ठीक है, ये वाला जहाँ पे मैंने डॉट 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 बनाए हैं, ये है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे बहुत सारे आयंस का फ्लो और ये सब काम, एनर्जी पोटेंशियल बिल्डअप वाला काम चलता है। ठीक है, अब बात करते हैं हाँ, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के बारे में हम बात कर रहे थे, जो कि हम कहेंगे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के बारे में हम बातें करना है हमें। तो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में कैसा है, यहाँ पे पोटेंशियल यानी कि एटीपी, हम कह सकते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है। प्रोटॉन ग्रेडियंट इस वर्ड को हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे H+ आयन का डिपोजिशन होता है। ठीक है, जो एटीपी बनाने में काम में आता है, यानी कि यूज़ होता है, उसका एटीपी बनता है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में क्या होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है। और बहुत बार यहाँ पे सेल सिग्नलिंग का भी काम ये करता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। माइटोकॉन्ड्रिया का जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है वो सिग्नलिंग के लिए भी बहुत बार यूज़ किया जाता है। उसके बाद बात करेंगे, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस हो गया, इनर मेम्ब्रेन हो गया, आउटर मेम्ब्रेन हो गया। अब बात करते हैं हम मैट्रिक्स की। सो मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स में क्या क्या हुआ, यहाँ पे कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जिन्होंने क्रेब्स साइकिल को अंजाम दिया, क्रेब्स साइकिल को चलाया, है ना, क्रेब्स साइकिल को चलाया मैट्रिक्स में जो एंजाइम थे। तो मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल चलती है जिसे हम TCA साइकिल भी कहते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी होते हैं। एक तो क्रेब्स साइकिल हो गया, दूसरा हम कहेंगे फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन भी होता है। ठीक है, इस तरह के काम मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चलते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे फंक्शनल डिटेल। जब भी हम स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, 1 बाय 1 हम फंक्शन के बारे में भी बात कर रहे थे, पर और डिटेल में देख लेते हैं फंक्शंस। सबसे पहले ATP प्रोडक्शन, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। आई होप अब आपको समझ में आया है कहाँ कहाँ हो रहा है। ATP प्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, है ना। जब भी ग्लाइकोलिसिस होगा, TCA साइकिल रन होगा, फिर फाइनली जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगा, वहाँ ATP प्रोडक्शन होगी। और इसके लिए प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है। जो प्रोटॉन अभी हमने डिस्कस किया है ना, वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस पे डिपॉजिट होता है ना, उसके फ्लो के वजह से ATP सिंथेसिस हो पाता है। ATP प्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है? सेल में होने वाले अलग अलग काम होने के लिए ATP प्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है। दूसरा फंक्शन हम कह सकते हैं मेटाबॉलिक हब कहा जाता है इसे, माइटोकॉन्ड्रिया को मेटाबॉलिक हब, यानी कि सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म यहीं पे होगा। ठीक है, मेटाबॉलिक हब में हम कहेंगे कि क्रेब्स साइकिल हुआ, TCA साइकिल हुआ, यहीं पे हो रहा है। उसके बाद हम कहेंगे एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस यानी कि प्रोग्राम सेल डेथ होता है। प्रोग्राम सेल डेथ का क्या मतलब होता है? सेल की जो है वो डेथ करा दी जाती है, यानी कि बॉडी डिसाइड करती है और उस सेल को वहाँ पे अगर उसका कुछ काम नहीं है, या फिर सेल डैमेज हो गए हैं, है ना, या सेल मैच्योर हो गए हैं, उनका काम ख़त्म हो गया, तो उनका डेथ होता है। यानी कि सेल को प्रोग्राम करके, यानी कि प्री डिसाइड करके उसको मारा जाता है सेल को। तो वो भी माइटोकॉन्ड्रिया ही सिग्नल देता है कि अब मार देना चाहिए, ऐसा सिग्नलिंग माइटोकॉन्ड्रिया ही भेजता है। तो उसे हम कहते हैं एपोप्टोसिस, प्रोग्राम सेल डेथ। ठीक है, तो इंजर्ड सेल्स होंगे, उनको मारना पड़ेगा, जिनका काम हो चुका है उन सेल्स को मारना पड़ेगा, तभी न्यू सेल्स बनेंगे ना, उनके लिए भी जगह चाहिए। ओके, फिर हम कहेंगे कैल्शियम होम्योस्टैसिस। कैल्शियम का स्टोरेज करने में भी बहुत हाथ है माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में मदद करती है। कैल्शियम का बैलेंस करना, बैलेंस होना सेल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो कैल्शियम को स्टोर करके रखती है माइटोकॉन्ड्रिया। उसके वजह से सेल सिग्नलिंग में भी मदद होता है। उसके बाद हीट प्रोडक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी के साथ साथ हीट प्रोडक्शन में भी मदद करती है। ओके, जो इन्फेंट्स में ब्राउन एडिपोज टिश्यू रहते हैं, है ना, आपने सुना होगा चिल्ड्रन में, इन्फेंट्स में फैट जो है वो ब्राउन फैट रहता है, उनको बाहर के टेम्परेचर के साथ एक्लेमेटाइज करवाने के लिए, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया हीट प्रोडक्शन करवाने का काम करता है उन ब्राउन फैट में से। छोटे बच्चों को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है हमेशा, इसलिए पसीना आता रहता है, उनको बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उनके पास कुछ स्टोर्ड फैट रहता है जिसे हम ब्राउन फैट कहते हैं, या ब्राउन एडिपोज टिश्यूज़। ओके, उसके बाद आरओएस जनरेशन का और मैनेजमेंट का काम भी करता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस में वहाँ ऑक्सीजन रेडिकल फॉर्मेशन के चांसेस रहते हैं, ठीक है। आरओएस को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। क्या होगा अगर आरओएस को न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे तो वो किसी और सेल के साथ जाके रिएक्ट करेगा और किसी मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, वहाँ पे पूरा डिसबैलेंस कर देगा। इसलिए आरओएस को न्यूट्रलाइज करना होता है, जिसकी वजह से हम प्रॉपर वर्ड बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव डैमेज को हम अवॉइड कर सकते हैं। जो फ्री रेडिकल जनरेट हुआ है उससे ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है, वो रिएक्ट करता है दूसरे मॉलिक्यूल्स, सेल्स के दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ जाकर, तो हम कहेंगे ऑक्सीडेटिव डैमेज कैन बी अवॉइडेड, ठीक है, कैन बी प्रिवेंटेड अगर आरओएस मैनेजमेंट हुआ तो, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए एक्सप्रेशन करने का काम करता है, उसमें से कुछ प्रोटीन सिंथेसिस का भी काम करता है ना। कुछ हद तक वो न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड रहता है अपने काम के लिए, पर कुछ हद तक वो अपना प्रोटीन भी कुछ सिंथेसिस कर सकता है, क्योंकि वो अपना डीएनए एक्सप्रेस करता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और इस प्रोटीन सिंथेसिस करना है मतलब उनके अपने अपने राइबोसोम्स भी होते हैं, अपना डीएनए, अपना राइबोसोम और ओन प्रोटीन सिंथेसिस वो करते हैं, ठीक है। ये सारी बातें जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड हैं। आई होप काफ़ी इजी है ये पोर्शन, ठीक है। हमने स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिटेल्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा है आज। नोट्स के लिए अगर आपको कोई मटेरियल या कंटेंट चाहिए वो मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, ओके। नेक्स्ट लेक्चर सेशन में हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।